हेलो फ्रेंड्स, एडशाइन में आप सबों का स्वागत है। मैं करण अपने यूट्यूब चैनल एडशाइन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि टेंटेटिव डेट मुझे लग रहा है कि जेपीएससी परीक्षा की वो अगस्त के लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में ले ली जाएगी, इसलिए हम लोग चल रहे थे अपने टॉपिक सीएनटी एक्ट में। लगभग में सीएनटी एक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो आपके समाप्त हो चुके हैं, सीएनटी एक्ट के, एसपीटी एक्ट के नहीं, ठीक है। कुछ जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो है वो उसमें मैंने 2 चैप्टर को समाहित करने का प्रयास किया है। वो एक अध्याय 13 को, जैसे कि हमने अध्याय 10 को देखा था, हमने अध्याय 10 में भूस्वामी और काश्तकारी, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। अध्याय 10 में हमने भूस्वामी और काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध को देखा था, जिसमें हमने धारा 64 से लेकर 75 तक, सबसे महत्वपूर्ण धारा कोड़कर भूमि से संबंधित धारा 64 थी, उसको हमने देखा। धारा 72 को हमने देखा था, जो कि भूमि के सरेंडर से संबंधित था। धारा 73 को हमने देखा था, जो कि भूमि के परित्याग से संबंधित था। धारा 75 जो थी वो भूमि के माप, उसकी पैमाइश से संबंधित थी। तो धारा 64, धारा 72, धारा 73, धारा 75 को हमने देखा था अध्याय 10 के तहत भूस्वामी काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध में, ठीक है। 10 के बाद हमने 11 को देखा, जिसमें रूढ़ी और संविदा, जो चैप्टर का अध्याय का जो नाम था हमारा, अध्याय 11 में रूढ़ी और संविदा। उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट धारा हमने डिस्कस नहीं किया। इंपॉर्टेंट वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। उसमें धारा 76 को, धारा 77, धारा 78, धारा 89 उस अध्याय से संबंधित थी, ठीक है। तो धारा 10 हम लोग देख चुके हैं, धारा 11 हम लोग देख चुके हैं। धारा 12 जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण, अध्याय 12 की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं जो है, जिसमें धारा 83 है, जिसमें राजस्व अधिकारी जो है अधिकार अभिलेख की प्रारंभिक प्रकाशन करेगा, पुनः फिर उसका संशोधन करेगा धारा 83 के तहत, और फिर उसका अंतिम प्रकाशन करेगा। और जब अंतिम प्रकाशन करेगा तो उसके 6 महीना तक उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह हमने अधिकार अभिलेख लगान निर्धारण, अधिकार अभिलेख की बात की थी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात किया था हमने अध्याय 12 में। आज हम लोग अध्याय 13 को डिस्कस करेंगे। अध्याय 13 सीएनटी एक्ट 1908 का अध्याय जो है वो 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अध्याय 13 जो है, तो अध्याय 10 जो था उसमें हमने देखा था 64 से लेकर 75 तक, 76 से 79 तक हमने रूढ़ी और संविदा अध्याय 11 देखा। अध्याय 12 में हमने धारा 80 से 100 उसके अंतर्गत आता है, जिसमें 83 एकमात्र धारा इंपॉर्टेंट थी, उसको हमने देखा। धारा 101 से प्रारंभ होता है अध्याय 13, 101 से, और 117 तक ये जाता है। अध्याय 1 से 117 तक जाएगा। इसमें कोई भी धारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर इस चैप्टर को छोड़ के भी चलेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना एकदम नगण्य है। बावजूद इसके 2-3 धाराओं को मैंने डिस्कस करने का यहाँ प्रयास किया है। एक धारा 101 को आप देख लीजिएगा, एक धारा 102 और एक धारा 103, ठीक है। ये है अध्याय 13। 101 से 117 धारा जो है, 101 से 117 के बीच मैंने मात्र 3 धाराएं यहाँ लिखी है, 101, 102 और 103। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमको नहीं भी याद रहता है कि धारा 101 में क्या है, 102 में क्या है, 103 में क्या है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण धारा जो इस वीडियो का है वो है धारा 118। धारा 118, 118 याद रखिएगा। धारा 118 जो अध्याय 14 से संबंधित है, जिसमें भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, धारा 101, 102 और 103 को देखते हैं अध्याय
13 के अंतर्गत, ठीक है। अध्याय 13 जो कि अध्याय 13 में धारा 101 से 117 तक जिक्र है। इसमें कहा गया है भूमि संबंधी शर्तें। क्या भूमि संबंधी शर्तें हो सकती है? जैसे आपको रैयत के रूप में भूमि दे दिया गया, बंदोबस्ती के रूप में या पट्टे के रूप में आपने भूमि प्राप्त कर लिया, तो उसकी क्या शर्तें होगी? आप कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ माइनिंग का काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं बैठा सकते। तो भूमि संबंधी जो शर्तें हैं उनका रूपांतरण और अभिलेख इसका शीर्षक है, ठीक है। आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। अध्याय 13 भूमि संबंधी शर्तें, उनका रूपांतरण और अभिलेख, मतलब उसको लिखा हुआ। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड में है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अध्याय 10, 11, 12 के बाद हम लोग अध्याय 13 चल रहे हैं। तो अध्याय जो 13 है उसमें हम लोग देखेंगे, अध्याय 13 में धारा 101 से 17 के बीच जिक्र आपका किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि अध्याय 13 में कौन सी धाराओं का जिक्र है, तो धारा 101 से 117। 101 क्या कहता है, पढ़ते हैं। इस अधिनियम के प्रारंभ से और उसके बाद, मतलब 1908 में जब CNT एक्ट लागू हुआ उसके बाद, बस उससे, उस दिन से, उसके बाद से, ठीक। व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर, भूमि जो आप लिए हैं वो किस लिए लिए हैं, तो सेवा के लिए लिए हैं। सोशल सर्विस करने के लिए आपने भूमि को लिया है। तो अगर आप सोशल सर्विस करने के लिए भूमि को लेते हैं तो भूमि पर लगान आपको नहीं देना होगा। इसका अर्थ मोटा मोटी साधारण रूप से आप यही समझिए, ठीक है। तो 101 जो कहता है वो कहता है कि आप यदि भूमि जो है वो व्यक्तिगत सेवा करने के लिए लेते हैं तो आपको इसका लगान नहीं देना होगा। वही ये बोल रहा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से और उसके बाद व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी, बीच का छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए काश्तकारी सृजन, ये छोड़ दीजिए, किया जाएगा, ठीक। अब मैं फिर पढ़ता हूँ। इस अधिनियम के प्रारंभ से और उसके बाद व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त, केवल शर्त होना चाहिए, सेवा, व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर आपको लगान मुक्त काश्तकारी का सृजन किया जाएगा। अब फिर से पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि संबंधी शर्त के साथ काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब से एक्ट लागू हुआ है, प्रारंभ होने और उसके बाद से केवल एकमात्र शर्त व्यक्तिगत सेवा की शर्त के बदले आपको लगान मुक्त काश्तकारी का सृजन किया जाएगा। अन्य भूमि संबंधी जो शर्त है उसके लिए आपको लगान जमीन का देना पड़ेगा, ठीक है। तो अन्य भूमि संबंधी शर्त के लिए लगान मुक्त काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 101 क्या है, हमको मोटा मोटी इसमें क्या समझना है, तो लगान मुक्त काश्तकारी की बात करता है 101 धारा, लगान मुक्त काश्तकारी की बात करता है। क्या कहता है कि व्यक्तिगत सेवा की शर्त के बदले, व्यक्तिगत सेवा की शर्त के बदले आपको लगान मुक्त जो है वो काश्तकारी दी जाएगी। अन्य जो है सेवा के बदले आपको लगान मुक्त काश्तकारी नहीं दिया जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद 101 हमने देख लिया कि इस अधिनियम के प्रारंभ से और उसके बाद व्यक्तिगत सेवा करने की एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि संबंधी शर्त हो तो काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा, मतलब लगान मुक्त काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा। 101। 102 किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए कोई शर्त नहीं निर्धारित हो, कोई आपको भूमि दिया गया, कोई एग्रीमेंट में शर्त निर्धारित नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या शर्त रहेगा, जो वहाँ का लोकल कानून कहता है, जो कोई स्थानीय कानून कहता है, चाहे वह स्थानीय कानून लिखित हो या परंपरागत रूप से हो, ठीक। तो किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए
पूर्व शर्त निर्धारित न हो उस पर वहां का स्थानीय कानून लागू होगा। 101 कहा कि लगान मुक्त काश्तकारी व्यक्तिगत सेवा की शर्त के बदले लगान मुक्त काश्तकारी का सृजन किया जाएगा। अन्य किसी भी भूमि संबंधी शर्त के लिए लगान मुक्त काश्तकारी का सृजन नहीं किया जाएगा। 102 कहता है क्या कि यदि भूमि संबंधी व्यवसाय के संबंध में कोई शर्त निर्धारित नहीं हो, कोई एग्रीमेंट निर्धारित नहीं हो, तो वहाँ का स्थानीय कानून जो स्थानीय कानून है वही लागू होगा। तो भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए कोई पूर्व शर्त निर्धारित न हो उस पर वहाँ का स्थानीय कानून लागू होगा। 102 हो गया। 103 यदि किसी न्यायालय के लिए यदि कोई कोर्ट सोच रहा है कि भूमि संबंधी जो है मूल्य निर्धारित करे, क्या उसको लगान देना है या उस भूमि से जो आय होता है उस पर उसको कितना रखना है, भूस्वामी को कितना देना है, तो यदि किसी न्यायालय के लिए भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण अनिवार्य हो या आवश्यक हो तो वर्तमान मूल्य का निर्धारण कैसे करेगा, तो उस जगह का विगत 10 वर्षों का औसत जो विगत 10 वर्षों का जो मूल्य होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है। तो 103 यदि किसी न्यायालय के लिए भूमि संबंधी शर्त भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण आवश्यक हो तो वर्तमान मूल्य के निर्धारण में विगत 10 वर्षों का औसत लिया जाएगा। यदि किसी न्यायालय के लिए भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण आवश्यक हो तो वर्तमान मूल्य के निर्धारण में 10 वर्ष टाइम पीरियड केवल ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष जो है वो टाइम पीरियड याद रखिएगा, 10 वर्षों का औसत मूल्य लिया जाएगा। आपको पूछा जा सकता है कि यदि न्यायालय को लगे कि किसी भूमि का मूल्य निर्धारण करना है तो वर्तमान मूल्य का निर्धारण कैसे करेगा, तो वर्तमान मूल्य का निर्धारण वो पिछले या विगत 10 वर्षों के औसत मूल्य के आधार पर करेगा। इसमें यह नहीं पूछेगा कि कौन धारा में ऐसा कहा गया, एकदम नहीं पूछेगा। ठीक है। तो ये 101 हमने देख लिया, लगान मुक्त काश्तकारी व्यक्तिगत सेवा की शर्त पर आधारित है। 101 हमने देखा। 102 देखा, भूमि संबंधी व्यवसाय के लिए कोई शर्त नहीं है तो वहां का लोकल कानून जो है वो लागू होगा। 103 देखा कि यदि न्यायालय जो है कोर्ट मूल्य का निर्धारण करना चाहता है तो विगत 10 वर्षों का समय लेके निर्धारण करेगा। 101, 102, 103, हालांकि 101 से 117 तक जो है वो अध्याय 13 में है उल्लेखित, जिसका टॉपिक है भूमि संबंधी शर्तें, उनका रूपांतरण, अभिलेख, रिकॉर्ड। ठीक है। ये आपका खत्म हो गया चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कि आपको रटना है, आपको एक बार समझ लेना है बस। ठीक है। हम लोग अध्याय 14 में बढ़ते हैं। अध्याय 14 हम लोग का अध्याय 13 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अध्याय 13 हमने जान लिया, अब अध्याय 14 चलेंगे हम लोग। अध्याय 14 इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग 117 तक देख लिए तो 118 धारा इंपॉर्टेंट है जिसमें भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि, मतलब इसमें मान लीजिए वैसी भूमि का जिक्र है जो क्या भूमि है, जो जमींदार की भूमि है, स्वत्वधारी भूमि है, जिसको बोलते हैं मझिहस भूमि। इसमें मझिहस के अलावा बटखेत भूमि है, मतलब जमींदार लोग जो जोतवाते थे अपना जमीन को, मझिहस भूमि को, और उस एवज में मजदूरों को, श्रमिकों को जीने खाने के लिए जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसको बटखेत भूमि नाम दिया गया गांव में। तो मझिहस भूमि जो है वो क्या है, भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि को कहा जाता है। इसमें बटखेत भूमि जो है उसको भी भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि है। तो मझिहस भूमि है, बटखेत भूमि है, एक जिरात भूमि है। जिरात भूमि का मतलब हुआ खेती योग्य भूमि। तो भूस्वामी, ये आपको कहीं समझाया नहीं जाएगा, ये मैंने खुद ऑब्जर्व करके शोध अनुसंधान करके निकाला है कि इस जो कानून में जो कह रहा है तो इसका अर्थ क्या हो, बहुत सरल रूप में आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ जाइएगा
तो आपको कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम जो है अपने जीवन में नहीं होगा। तो आप समझिए कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि में मोटा मोटी जमींदारी भूमि को लाया गया। उसके अलावा बटखेत भूमि, जो जमींदार जो दूसरा को दिया भूमि, मझियस भूमि के अलावा बटखेत भूमि है, फिर खेतिहर भूमि है, जिरात भूमि जिसको बोला जाता है, और मान भूमि को लाया गया। तो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि में मझियस भूमि, बटखेत भूमि, जिरात भूमि, मान भूमि है। धारा 118 भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि कौन सी है उसकी परिभाषा को प्रस्तुत करता है। आपको सवाल पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया धारा 118, जिसमें भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा है। अध्याय 14 जो है वो बात कर रहा है भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है, उसका रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है, जो कि धारा 118 से लेकर 126 तक है। ठीक, धारा 118 से 126 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा 118 हम पढ़ेंगे बस, उसके अलावा कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है। 118 हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। 118 अब अध्याय 14 धारा 118 से लेकर 126 भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। अब भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा क्या है, यह धारा 118 में बताई गई है, मैंने कह दिया। अब देखिए, वह भूमि जिस पर भूस्वामी, यहां भूस्वामी का मतलब आप रैयत जमींदार से समझिए, वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकरण रखता है, जैसे हल, बैल, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर, हल, बैल, कोड़ी, कुदाली आदि रखता हो, उससे स्वयं या फिर भाड़े में रखे हुए मजदूरों, सेवकों, नौकरों से द्वारा जोतता हो, तो वैसा भूमि विशेषाधिकार युक्त भूमि कहलाएगा। ठीक है, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा धीरे धीरे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पॉइंट वाइज देखिए, वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकरण, हल, बैल, ट्रैक्टर आदि रखता हो और स्वयं भूमि को जोतता हो या फिर अपने मजदूरों, सेवकों, भाड़े के श्रमिकों द्वारा जोतता हो, तो वह क्या हो गया, विशेषाधिकार युक्त भूमि हो गया, जिसमें हम अपना हल, बैल, ट्रैक्टर रख सकते हैं, उसको खुद से उससे जोत सकते हैं या फिर भाड़ा के आदमी से जोतवा सकते हैं, वह हुआ विशेषाधिकार युक्त भूमि। ठीक, दूसरा पॉइंट, वह भूमि जो किसी अभिधारी द्वारा, मतलब किसी धारक द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए या फिर 1 वर्ष से कम समय के लिए, मतलब 1 वर्ष से अधिक समय के लिए मतलब कितना भी साल, 50 साल, 99 साल, ठीक है, या फिर 1 वर्ष से कम समय के लिए पट्टे पर लिखित रूप से लिया गया हो या फिर मौखिक रूप से लिया गया हो, वह क्या हो गया, विशेषाधिकार युक्त भूमि हो गया। अब वह भूमि जो, ध्यान दीजिएगा, 3 जिला का नाम है, रांची, धनबाद, सिंहभूम। ठीक, वह भूमि जो रांची, धनबाद और सिंहभूम जिले के 3 थाना पटमदा, ईचागढ़, चांडिल, पिछले भी मैंने ये डिस्कस किया था 3 थाना का नाम, वह भूमि जो रांची, धनबाद जिले और सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थानों को छोड़कर, ये रांची, धनबाद और सिंहभूम जिला का इतना थाना को छोड़कर पूरे छोटा नागपुर में जिरात के रूप में दर्ज हो, मतलब खेतिहर भूमि के रूप में दर्ज हो। मैंने अभी आपको बताया कि मझियस भूमि, बटखेत भूमि, जिरात भूमि, मान भूमि जो है विशेषाधिकार युक्त भूमि है। तो अभी आ गया, पहला हमने पॉइंट देखा कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा को देख रहे हैं धारा 118 के अंतर्गत।
हमने पहला पॉइंट देखा, वह भूमि जिसमें भूस्वामी अपना उपकरण हल बैल ट्रैक्टर रखता हो, स्वयं जोतता हो या उसे भाड़े के मजदूरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा जोतवाता हो। ठीक है, पहला। फिर वह भूमि जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए या कम समय के लिए मौखिक रूप से, लिखित रूप से पट्टे पर लिया गया हो, वह भूमि हो गया विशेष अधिकार युक्त भूमि। ठीक, और वह भूमि जो पूरे छोटानागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में दर्ज हो, लेकिन रांची, धनबाद और सिंहभूम जिला का पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थाना को छोड़कर, अपवाद है ये सब। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूछ सकता है कि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि में जिरात भूमि आती है, लेकिन झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसमें अपवाद है? तो रांची, धनबाद जिला और सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम का पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थानों को छोड़कर पूरे छोटानागपुर प्रमंडल में जो भूमि जिरात के रूप में दर्ज है वो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि है। ठीक, नेक्स्ट, वह भूमि जो, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, 5वां पॉइंट, वह भूमि जो यहां रांची जिला छोड़ देंगे, धनबाद जिला और सिंहभूम जिला का 3 थाना क्षेत्र, वही पटमदा, ईचागढ़, चांडिल में मान भूमि के रूप में ज्ञात हो। ठीक है, उस समय तो रांची, धनबाद जिला को छोड़ देना है और चांडिल, पटमदा, ईचागढ़ थाना को छोड़कर पूरा छोटानागपुर में जो जिरात के रूप में दर्ज है वह भूमि। ठीक, अब धनबाद जिला और सिंहभूम जिला के 3 थाना, पटमदा, ईचागढ़, चांडिल में जो मान भूमि के रूप में दर्ज है तो वह क्या हो जाएगा? भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां हो गया, यानी कि जिरात भूमि आ गया, मान भूमि आ गया। अब देखिए, वह भूमि जो छोटानागपुर भूधृति अधिनियम कब का है? 1869 का है। तो वह भूमि जो छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन तैयार किसी रजिस्टर में मझियस या बटखेत के रूप में दर्ज है, तो वह भूमि जो है वह क्या है? तो वह भूमि जो है भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि है। तो वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना हल बैल रखता हो उपकरण और स्वयं जोतता हो या मजदूरों से जोतवाता हो, या वह भूमि जिसको अभिधारक जो है 1 साल से अधिक या कम समय के लिए मौखिक या लिखित रूप से पट्टे पर लिया गया हो, या वह भूमि जो पूरा छोटानागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में दर्ज हो, रांची, धनबाद और सिंहभूम के 3 थाना क्षेत्रों को छोड़कर, या वह भूमि जो धनबाद जिला और सिंहभूम के 3 थाना क्षेत्रों में मान भूमि के रूप में दर्ज हो, या वह भूमि विशेषाधिकार युक्त भूमि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि कहलाएगा जो भूमि आपका छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत जो है रजिस्टर में मजीहस के रूप में दर्ज हो, बटखेता भूमि के रूप में दर्ज हो। वह भूमि जो छोटानागपुर भूधृति अधिनियम के तहत के अधीन तैयार किसी रजिस्टर मजीहस या बटखेत के रूप में दर्ज हो। तो मैंने आपको बता दिया भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि में एक क्या आ जाएगा? आपका जिरात भूमि आ जाएगा, मान भूमि आ जाएगा, मजीहस भूमि आ जाएगा, बटखेत भूमि आ जाएगा। ठीक, यही है धारा 118 भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख या भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा। 118 खत्म हो गया। अध्याय 14 118 से 126 तक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा केवल आपको धारा 118 में क्या है? भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा, यही जानना है बस। अब 119 से धारा 123 तक जो है भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और उसका अभिलेख, लिखा हुआ रिकॉर्ड जो है उसका प्रावधान है। धारा 119 से 123 तक भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि परिभाषा हमने 118 में देखा, अभी देखेंगे
भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण तथा अभिलेख से संबंधित प्रावधान है। धारा 119 से 123 के बीच भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और उसका अभिलेख से संबंधित प्रावधान है। अब धारा 124 बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं धारा 124 क्या बोलता है। अब जहां किसी गांव में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत भूमि जो है उसके रजिस्टर में मझियस या बटखेता के रूप में दर्ज हो, तो उस गांव की अन्य भूमि जो है वो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं किया जाएगा। वो तो है ही, क्योंकि मझियस और बटखेत के रूप में दर्ज हो गया। तो धारा 118 भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा करता है। धारा 119 से 123 भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि के सर्वेक्षण और अभिलेख से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 124 कहता है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में यदि किसी गांव में कोई भूमि जो है मझियस या बटखेत के रूप में दर्ज है, तो जो है वहां पर अन्य जो भूमियां हैं वो भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं किया जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही था आपका आज का टॉपिक। अध्याय 13 और आपका अध्याय 14 जो है वो समाप्त हो गया है। पिछले वीडियो में अध्याय 10, 11, 12 मैंने समाप्त कर दिया था। अभी 2 चैप्टर अध्याय 13 और 14 समाप्त हो गया है। अब आपका ज़्यादा दूर नहीं है, CNT एक्ट लगभग में आपका समाप्त है। अभी हम 126 जो है धारा तक पहुंच चुके हैं। 271 कुल धाराएं हैं, तो 126 हमने पहुंच गया है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 धाराएं जाननी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है, बाकी सब धाराएं जो है वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको यही जानना है। तो आपको अगर ज़्यादा वीडियो अच्छा सॉरी, आज मैंने आपको स्नैपशॉट नहीं लेने दिया। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फिर से एक बार ले लीजिए। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आप वीडियो को CNT एक्ट वीडियो को जो है एड शाइन के इस वीडियो को जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए, उसको बार बार देखिए। आपको जितना बेहतर ढंग से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इतना सरल ढंग से प्रस्तुत जो मैंने करने का प्रयास किया है, इसे सरल ढंग से प्रस्तुत कर पाना जो है वो संभव मेरे लिए तो नहीं होगा। मैंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करेंगे कि हम टॉपिक जो है संपूर्ण झारखंड JPSC के पेपर 2 को जो है JPSC PT पे परीक्षा होने से पहले तक लगभग में 80 से 90% जो है वो उसको पूरा हम कवर कर देंगे। ठीक है, आपके पूरे आप इस YouTube चैनल में, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। मैं वीडियो बनाता हूं और YouTube चैनल में बस डाल रहा हूं अभी। ठीक है, और एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक भेज देंगे। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। ठीक है, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।